नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था साम्राज्यों का उदय चैप्टर को, चैप्टर नंबर जो 5 है उसको। और इस चैप्टर में हम लोगों ने साम्राज्य क्या है इसके बारे में देखा था, और साम्राज्यवाद के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसका उदय कैसे हुआ उस चीज़ को हम लोगों ने देखा था। उसके आगे हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है व्यापार, व्यापारिक मार्ग तथा श्रेणियाँ, जिसे हम गिल्ड्स कहते हैं। ये क्या है इस चीज़ को पढ़ेंगे, यानी कि साम्राज्य जब अस्तित्व में था तो वहाँ की व्यापार कैसी थी, व्यापारिक मार्ग कैसा था, श्रेणियाँ क्या थी, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो को, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंदों को या जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापारिक मार्ग, व्यापार तथा गिल्ड्स। तो सबसे पहले व्यापार, व्यापार क्या है? व्यापार के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग एक तरह से बिजनेस कहते हैं। व्यापार, व्यापारिक मार्ग, यानी कि उस दौर के लोग जो जिस भी व्यापारिक मार्ग का उपयोग करते थे, जिस मार्ग से जाते थे, उन सारी मार्ग को यानी रास्तों को हम लोग देखेंगे। श्रेणियाँ क्या होती थी? श्रेणियाँ होती थी जिसे हम लोग मजदूरों का संघ कहते हैं। यहाँ पे श्रेणी यानी कि गिल्ड्स। साम्राज्यवाद का जब उदय हुआ था, जब साम्राज्य अस्तित्व में था, तो वहाँ के राजा विभिन्न व्यापार करने के लिए और सारी अभियान चलाने के लिए वहाँ पे श्रेणियाँ रखते थे, यानी कि गिल्ड्स रखते थे। गिल्ड्स क्या थी? गिल्ड्स वो थी जो विभिन्न मजदूर थे, उसका एक ग्रुप या कहिए कि समूह होता था। जैसे आपका सोनार का एक समूह हो गया, जैसे आपका लोहार जो औजार वगैरह बनाते थे उसका एक समूह हो गया। इस प्रकार का समूह लेके वो लोग मार्ग में चलते थे, ताकि सारी चीज़ व्यवस्था को ठीक से ढंग से संचालित किया जा सके। तो आइए देखते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान संचालित करना जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना का संचालन अत्यंत व्ययसाध्य होता है। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, शस्त्र, वेतन देने की आवश्यकता होती है। हाथियों तथा घोड़ों का पालन पोषण करना पड़ता है। सड़कों तथा नौकाओं का निर्माण करना पड़ता है, इत्यादि। यहाँ पे कह रहा है कि दूर के क्षेत्रों में अगर सैन्य अभियान चलाना होता था, किसी से युद्ध करने, किसी पड़ोसी राजा के साथ युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था, तो जो रास्तों में जाना पड़ता था वो उतना सरल नहीं होता था जितना लगता है कि सरल। क्योंकि एक सेना का जो संचालन करना पड़ता था उसमें बहुत खर्चे होते थे। जैसे कि जितने भी सैनिक रास्तों में जा रहे हैं, जहाँ भी ठहरेंगे वहाँ का व्यवस्था होना चाहिए। सैनिक जो हैं और जितने भी गिल्ड्स हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उसको भोजन जो है सो देना पड़ता था। उनके लिए कपड़ों का व्यवस्था करना पड़ता था। शस्त्र यानी कि लड़ने के लिए जो औजार होते थे उसको बनाना, उसका व्यवस्था करना, उसमें खर्च करना पड़ता था। सबको वेतन देना पड़ता था। ये सारी चीज़ जो थी वो व्यय साध्य थी, यानी कि बहुत खर्चे की बात थी। ये जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं था। हाथियों तथा घोड़ों का पालन पोषण, और वहाँ पे जो जानवरों का यूज होता था जैसे कि हाथी और घोड़े, उसका भी पालन पोषण करना पड़ता था।
सड़क हो गया या नौकाओं का निर्माण, सड़क का निर्माण भी करना पड़ता था जाने के लिए। नौकाओं यानी कि नावों का भी निर्माण करना पड़ता था अगर जल मार्ग से जाना हो तो। इन सारी चीज़ों का वहाँ पे संचालन करना पड़ता था जो वास्तव में बहुत कठिन था। इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य, श्रमिकों पर नियंत्रण तथा संसाधनों तक पहुंच आवश्यक होता था। और ये सारी जो कार्य थे उसको अगर ठीक से संपन्न करना होता था तो उसके लिए पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य यानी कि संपत्ति पर्याप्त जो होता था पैसा होना चाहिए, और श्रमिकों यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले थे उस पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, और संसाधन जो थे वहाँ की ज़रूरतों के लिए उस तक पहुँच होना या वो संसाधन की आवश्यकता होती थी अगर सैन्य अभियान चलाना होता था तो। अब हम यह बात समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां विशेषकर उत्पादन तथा व्यापार किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक प्रजा की समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह प्रत्येक प्रशासक के चिंतन का विषय होना चाहिए। अतः संपूर्ण साम्राज्य में तथा इसके बाहर भी व्यापारिक मार्गों की स्थापना एवं नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के राजस्व में वृद्धि होती है। और ये सैन्य अभियान में जितनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उससे एक बात समझ में आता है कि आर्थिक गतिविधियाँ खास करके जो उत्पादन का गतिविधि है या व्यापार का, वो एक बड़े साम्राज्य को बनाए रखने में और प्रजा की समृद्धि में, प्रजा की जो समृद्धि है उसमें जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक होती थी। क्या करना? उत्पादन और व्यापार करना इन सारी चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक होती थी। ये इस बात से समझ जाना चाहिए कि एक बार अगर सैन्य अभियान चलाना पड़ता था तो कितने खर्चे या कितने चीज़ों का जो है सो वहाँ पे खर्चे करने पड़ते थे, और इसके लिए उस राज्य में उत्पादन और व्यापार करना बहुत ज़रूरी होता था ताकि वहाँ का प्रजा समृद्ध रह सके, साम्राज्य को अच्छा से चलाया जा सके, जीवन की गुणवत्ता अच्छा हो। और इसके लिए जो व्यापारिक मार्ग होते थे उसका स्थापना करना, नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। इससे होता क्या था? इससे व्यापार की जाने वाले वस्तुएं जो थी उसकी मात्रा तथा उसकी विविधता यानी कि अनेक प्रकार की वस्तुओं यानी कि वस्तुओं की विविधता में वृद्धि होती थी, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के राजस्व में वृद्धि होती थी। और इन सारी गतिविधियों से शासक का जो राजस्व था उसमें बढ़ोतरी होती थी, और इस प्रकार से एक साम्राज्य समृद्ध हो सकता था। प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या रही होंगी? साहित्यिक ग्रंथों एवं पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वस्त्र, सुसंगीत पदार्थ, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं एवं विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं। यह व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं थी, अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दूरस्थ देशों तक जाती थी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्राचीन भारत के बारे में हम लोग अगर विचार करते हैं तो उसमें व्यापार के प्रमुख वस्तुएं क्या रही होंगी, तो उसमें बता रहा है कि साहित्यिक जो ग्रंथ थे उससे यह पता चलता है, या पुरातात्विक जो उत्खनन किया गया था उससे यह पता चलता है कि उस समय वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र मतलब कपड़े, सुगंधित पदार्थ मतलब जो सुगंध देने वाली पदार्थें थी, वो कृषि उत्पाद, कृषि से जितने भी उत्पाद होते थे वो, रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं एवं विविध पशु यानी कि जानवरों से की ज़रूरत वाली प्रमुख जो व्यावसायिक या व्यापारिक वस्तुएं थी वो उस समय होती थी। यह व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था, और इन सारी चीज़ों का व्यापार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, वो अनेक विदेशों में इसका जो सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं किया जाता था। वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से दूसरे देशों तक जाती थी, स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी दूसरे देशों और दूर दूर के देशों तक जाती थी ये वस्तुएं। अधिकांश स्थितियों में व्यापारी पृथक रहकर अपना व्यापार नहीं करते थे,
उन्होंने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि सामूहिक रूप से कार्य करना अधिक लाभकारी होता है और इसी ने श्रेणियों गिल्ड्स का विकास हुआ। और अधिकांश स्थितियों में जो व्यापारी थे वो अलग रहकर अपना व्यापार नहीं करते थे। उन्हें ये पता था कि अगर सामूहिक रूप से हम व्यापार या कार्य करते हैं तो अधिक उससे फ़ायदा है, लाभ है। और इसी सोच से श्रेणियों यानी गिल्ड्स का विकास हुआ ताकि समूहों के साथ विकास या व्यापार कर सके। श्रेणियाँ व्यापारिक शिल्पकारों, साहूकारों तथा कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। जैसा हमने बताया कि श्रेणियाँ जो होता था वो व्यापारियों हो गया, शिल्पकारों, साहूकारों, कृषकों, और जैसे हमने बताया था लोहार यानी कि श्रमिकों का समूह जो कहते हैं उसको, कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। ये संगठन होते थे इन सारी चीज़ों का, उससे हम लोग गिल्ड्स कहते हैं। यानी व्यापारियों के समूह, शिल्पकारों के समूह, साहूकारों, कृषकों के एक प्रभावशाली संगठन होते थे, उसे ही हम लोग गिल्ड्स कहते थे। और जैसा कि हमने पहले देखा कि ये गिल्ड्स व्यापारिक मार्ग से सेना को संचालित करने में सहायता करते थे। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के एक प्रमुख जो सामान्यतः निर्वाचित होता था तथा कुछ कार्यकारी अधिकारी होते थे जिनमें सभी प्रकार के नैतिक गुण अपेक्षित थे। यानी कि श्रेणियों का जो समूह होता था उसके हर समूह का एक जो है सो कार्यकारी क्या कहते हैं उसको, प्रमुख होता था। और वो प्रमुख जो होता था वो निर्वाचित होता था, वो कोई वंशानुगत ऐसा टाइप का नहीं था, उसे निर्वाचित किया जाता था। और कुछ उसके अधीन कुछ अधिकारी होते थे, कार्यकारी अधिकारी, और उस अधिकारी में ये अपेक्षा किया जाता था कि नैतिक गुण हो ताकि वो किसी प्रकार का धोखा या धड़ी का काम ना कर सकें। इसलिए ये देखा जाता था कि उनमें नैतिक गुण हो, तभी उनको जो है सो निर्वाचित किया जाता था। श्रेणियाँ एक विशिष्ट संस्था के रूप में मानी जाती थीं। प्रथम वे ऐसे लोग को एकत्र करती थीं जो परस्पर प्रतिद्वंद्वी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसाधनों, बाजार की सूचनाओं, मांग आपूर्ति की स्थिति, श्रमिक व्यवस्था आदि का परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता है। इसमें कह रहा है कि श्रेणियाँ एक संस्था थी और सबसे पहला बिंदु है कि वे ऐसे लोग को एकत्र करती थी। जो श्रेणियाँ गिल्ड्स थी वो ऐसे लोगों को एकत्र करती थी या ढूंढती थी, जमा करते थे जो परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं होते अपितु सहकर्मी बन जाते थे। यानी कि एक श्रेणी, एक समूह में ऐसे लोग को एकत्रित किया जाता था जिसमें आपस में द्वंद्वता ना हो, ताकि वो आपस में लड़े ना, बल्कि वो सहकर्मी हो, आपस में मिलजुल कर काम करें। इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया जाता था। उन्होंने यह समझ लिया था कि संसाधनों, बाजार की सूचनाओं, मांग आपूर्ति की स्थिति, उन्होंने यह समझा था कि संसाधन जो होते थे वो बाजार की सूचनाओं, बाजार में जो सूचनाएं प्राप्त करने का जो महत्व था, वो मांग की आपूर्ति कैसे की जाती थी उसकी स्थिति, श्रमिक व्यवस्था क्या होती थी, इन सारी चीज़ों का परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता था। ये सारी चीज़ों को परस्पर एक दूसरे से साझा करना ही सबसे बड़ा लाभकारी था। इस बात को श्रेणियों ने समझ लिया था। दूसरा बात था, जैसा कि एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार एवं शिल्पकार सभी अपने अपने वर्ग हेतु नियम बनाने में स्वतंत्र थे। और दूसरा बात यह था कि कृषक जो थे, किसान थे, वहाँ के व्यापारी जो थे, पशुपालक जो थे, साहूकार वगैरह, शिल्पकार वगैरह, वे सब जो थे अपने अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थे। उनका अपना अपना नियम वो बना सकते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी और राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, और वह ऐसा करता भी क्यों जब व्यापार फल फूल रहा हो। और राजा एक तरह से कहा जा सके कि ये जो लोग थे वो अपने अंदर व्यापार के लिए कोई भी नियम बना सकते थे, इसके लिए वो स्वतंत्र थे।
और राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिए क्योंकि व्यापार फल फूल रहा था। श्रेणियाँ भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थी और अनेक शताब्दियों तक विद्यमान रही। जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गई, तब भी वे भारतीय व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रभावित करती रही, और यह प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है। और भारत की जो उस समय की श्रेणियाँ थी, वो एक विशाल भूभाग, मतलब पूरे भारत में उसका विस्तार था, और अनेक सदियों तक वो विद्यमान रहा, वो अस्तित्व में रहा। जब ये औपचारिक रूप से ये श्रेणियाँ समाप्त भी हो गई, फिर भी वे भारत के व्यापार को और वाणिज्य को और उनसे जुड़े जो गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़, काम होते थे, उसको प्रभावित करती रही थी। और यह प्रभाव जो है आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जाता है, देखा ही जाता है। एक तरह से व्यापार से जुड़े कई संगठन होते हैं, वो आज तक अस्तित्व में हैं। यह संस्था भारतीय समाज के स्वसंगठित होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। और यह जो संस्था होती है, श्रेणियाँ, ये भारतीय समाज के स्वसंगठित, मतलब अपने आप संगठित होने की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्राचीन ग्रामीण इकाई जिसमें विविध समितियां एवं परिषदें होती थी, इस व्यवस्था का अन्य उदाहरण है। वस्तुतः कोई भी प्रबुद्ध शासक तभी श्रेष्ठ कहलाता था जब वह स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्त रूप से कार्य करने दे, और यदि ये संस्थाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हों तो उसमें हस्तक्षेप न करे। कह रहा है कि एक प्रबुद्ध शासक तभी वो कहलाता था, एक श्रेष्ठ शासक, जब अपने राज्य के, अपने साम्राज्य के स्थानीय जो संस्था थे उसको फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छूट देता था, और वो संस्थाएं जो थी वो संतोषजनक, यानी कि अपने स्वतंत्रता से काम करती थी, और राजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। इसलिए हस्तक्षेप नहीं करता था क्योंकि वो संस्था जो थी वो संतोषजनक रूप से कार्य करती थी, जो राजा के अनुकूल होता था। और इन सारी संस्थाओं को अपने स्वतंत्रता से कार्य करने देने पर ही राजा एक श्रेष्ठ कहलाता था। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि साम्राज्य को, एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए किस तरह व्यापार और व्यापारिक मार्ग और श्रेणियों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर सैन्य अभियान चलाया जाता था तो उसमें बहुत खर्चे की बात थी। वो सैन्य अभियान को चलाना वो उतना सरल नहीं था जितना वो लगता है। उसमें व्यापारिक मार्ग को बनाना पड़ता था, जैसे कि सड़क मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गया, इन सारी चीज़ों पर खर्चे होते थे। वहाँ जो सैनिक थे उनके वेतन को कैसे दिया जाए, इन सारी आर्थिक चीज़ों का ज़रूरत पड़ता था। और वहाँ पे श्रेणियाँ गिल्ड, जैसे कि जितने भी व्यापारिक संगठन होते थे, उनके जो समूह होते थे, उनको किस तरह से संचालित करना पड़ता था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध का उदय। चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल के क्लास में हम लोग मगध का उदय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने से पहले आपको एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में क्या सुधार लाया जा सके इस बात को आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम वीडियो में सुधार ला सकें। धन्यवाद।